हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज जोन करंट अफेयर डिस्कशन। आज 12 नवंबर के दिन हम डिस्कस करेंगे हिंदू और पीआईबी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ है नेशनल एजुकेशन डे यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के बारे में। अभी न्यूज़ में क्यों है, देखिए हर साल 11 नवंबर के दिन को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल एजुकेशन डे के तौर पर। इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की बर्थ एनिवर्सरी के तौर पर, जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। हिस्ट्री क्या थी उसके बारे में जान लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने सितंबर 11, 2008 को ये डिसाइड किया कि वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की बर्थडे को सेलिब्रेट करेंगे, जहाँ पर उनकी जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया में एजुकेशन को लेकर उसको रिकॉल किया जाएगा। नेशनल एजुकेशन डे एक ट्रिब्यूट के तौर पर है जो भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की कंट्रीब्यूशन थी इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, उसके लिए। अब जान लेते हैं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी के बारे में। मौलाना साहब जो थे वो इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे जिन्होंने नेशन को सर्व किया 15 अगस्त 1947 से 2 फरवरी 1958 तक। वो एक रिफॉर्मर, फ्रीडम फाइटर और स्कॉलर थे जिन्होंने कमिट किया था कि वो नेशन को एजुकेशन के थ्रू बिल्ड करेंगे। मौलाना साहब का जन्म सऊदी अरेबिया के मक्का में हुआ था। बाद में उनकी फैमिली वहाँ से शिफ्ट हो गई कैलकाटा में ताकि उनको बेटर एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके। इंडिपेंडेंस के बाद उनका फोकस था कि किस तरह से मॉडर्न साइंस की इंफॉर्मेशन को पब्लिक के बीच में इम्पार्ट किया जा सके। वहाँ पर उन्होंने एक वीकली मैगजीन भी पब्लिश की थी उर्दू में जिसका नाम था अल हिलाल, और इस मैगजीन को पब्लिश करने का जो मकसद था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी उनको क्रिटिसाइज़ करना था। तो बाद में इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। इसके बाद इन्होंने एक और मैगज़ीन जिसका नाम था अल बगा उसको शुरू किया, लेकिन बाद में फिर डिफेंस ऑफ इंडिया रेगुलेशन 1916 के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे भी बैन कर दिया। अगली न्यूज़ है एलिमनी गाइडलाइंस के बारे में। अभी न्यूज़ में क्यों है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक कम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन जारी की है एलिमनी को लेकर, जहाँ पर उन्होंने एक हियरिंग की मुंबई बेस्ड कपल के बीच में जो डिस्प्यूट था उसको लेकर। तो इस जजमेंट में क्या कहा गया है उसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 15 क्लॉज 3 इसके अलावा आर्टिकल 19 का सहारा लेते हुए एक गाइडलाइन जारी की है जिसमें कहा गया है कि जो भी अबैंडन वाइफ और चिल्ड्रन होते हैं उनको यहाँ पर मेंटेनेंस देना होगा। और ये मेंटेनेंस कब से लागू होगा, जब से उन्होंने कोर्ट ऑफ लॉ में अप्लाई किया है एलिमनी के लिए, तब से। अब जान लेते हैं कि ये एलिमनी किस तरह से क्लेम की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा है कि जो भी वुमेन जो कि एलिमनी की यहाँ पर डिमांड करती है वो अपने एलिमनी की रकम जो है वो डिफरेंट लॉज के अंदर ले सकती है, जिसमें कहा गया है कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, तो इसके अंदर वो अपनी एलिमनी क्लेम कर सकती है। इसके अलावा अदर्स लॉ हैं जैसे सेक्शन 125 ऑफ CRPC, द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। इसके अलावा यहाँ पर इन एक्ट की मदद से हस्बैंड को यहाँ पर मेंटेनेंस पे करना होगा जितनी भी प्रोसीडिंग्स होगी उसके तहत। अब जान लेते हैं एलिमनी और मेंटेनेंस के बारे में। देखिए एलिमनी और मेंटेनेंस जो है वो दोनों चीज़ें जो है कि एक पर्सन की ड्यूटी को यहाँ पर शो करती है कि जो पर्सन की जिम्मेदारी होती है दूसरे पर्सन को लेकर के जो कि उस पर डिपेंडेंट होता है, तो वो इसको यहाँ पर शो करती है। अब जान लेते हैं इंटरिम मेंटेनेंस के बारे में। देखिए जब तक लीगल प्रोसीडिंग जो है वो चलती रहती है तब तक यहाँ पर हस्बैंड को ये चाहिए कि वो मेंटेनेंस पे करे अपनी वाइफ को। इसके साथ साथ जो भी उसके एक्सपेंसेस होते हैं प्रोसीडिंग्स के अंदर उसको भी। तो इंटरिम मेंटेनेंस जो है वो पेबल होगा जिस दिन से पिटीशन फाइल की गई होगी, और तब तक जब तक ये फाइनल ऑर्डर पास नहीं हो जाता तब तक उसके हस्बैंड को ये सारे खर्चे उसके उठाने होंगे। परमानेंट मेंटेनेंस के बारे में जान लेते हैं। देखिए इसके अंदर क्या होता है, जब तक कि मैरिज के लिए जुडिशियल सेपरेशन को ऑब्टेन नहीं कर लेती है उसकी वाइफ, या जब तक कोर्ट ऑर्डर नहीं करता है तब तक हस्बैंड जो है वो पे करेगा अपनी वाइफ को जो भी एक पर्टिकुलर अमाउंट फिक्स की जाएगी कोर्ट के द्वारा उसको, और ये पीरियोडिकली उसको करना पड़ेगा ही। अब जान लेते हैं फीमेल्स इन इंडिया यानी कि औरतों की क्या कंडीशन है इंडिया में उसके बारे में। देखिए इंडिया में जो गर्ल्स होती हैं वो उनकी रियलिटी यहाँ पर बहुत ही भयावह है। उनकी जो मैरिजेस हैं वो काफ़ी
अर्ली कर दी जाती है बिफोर उनके जो एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है, उसके कंप्लीशन से पहले। इसके अलावा जो गर्ल्स हैं उनको अर्ली मैरिज के साथ साथ यहाँ पर बच्चे भी बेयर करने पड़ते हैं, और जो रियलिटी है वो ट्रिगर करती है इस तरह की रियलिटी जो पुअर मेंटल हेल्थ है उसको। इसके अलावा जो रूट कॉज है हाई लेवल ऑफ चाइल्ड स्टंटिंग और वेस्टिंग का इंडिया में, वो भी इसका एक रूट कॉज है। यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी है मैरिजेस की जो काम नहीं करती, उसके काफ़ी रीजंस हो सकते हैं। तो इसके वजह से क्या होता है कि जो गर्ल होती है या फिर यंग वुमेन होती है वो एक्सट्रीम डिस्ट्रेस में पड़ जाती हैं, क्योंकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं। जान लेते हैं किस तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड प्रोवाइड किए गए हैं वुमेन को। देखिए, पार्लियामेंट और कोर्ट जो है वो परसिस्टेंटली इस तरह के लेजिस्लेशन को लेकर आता है ताकि वुमेन के जो राइट्स हैं उनको यहाँ पर सर्व किया जा सके। तो इसमें एक आर्टिकल है, आर्टिकल 15 क्लॉज 3 और आर्टिकल 39, जो कि की कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हैं वुमेन के लिए। आर्टिकल 15(3), तो इसमें इस आर्टिकल के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो प्रिवेंट करता हो स्टेट को कि वो किसी तरह की स्पेशल प्रोविजन बना सके वुमेन और चिल्ड्रन के लिए। यानी कि ये एक पावर दी गई है स्टेट को कि वो वुमेन और चिल्ड्रन के सेफगार्ड के लिए किसी भी तरह का स्पेशल प्रोविजन ला सकता है। इसके अलावा आर्टिकल 39 जो है वो डायरेक्ट करता है स्टेट पॉलिसी को, जहाँ पर इक्वल पे एंड अपॉर्चुनिटी दी जाती है बोथ मेन एंड वुमेन को, और यहाँ पर उनके जो विमेन और चिल्ड्रन की हेल्थ है उसको यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाता है इस आर्टिकल के अंतर्गत। अब जान लेते हैं कि इस जजमेंट का सिग्निफिकेंस क्या था। देखिए, जो सिग्निफिकेंट है जजमेंट की, उसमें यहाँ पर गौर किया जा रहा है जो लार्ज और ग्रोइंग परसेंटेज है मैट्रिमोनियल लिटिगेशन, यानी मैट्रिमोनियल जो मुकदमे आते हैं उसको लेकर के। तो यहाँ पर क्लैरिटी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि केसेस जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि इनको काफ़ी खींचा जाता है, जो कि वुमेन की जो माइजरी है उसको बढ़ा देता है। अब जान लेते हैं कि वुमेन की कंडीशन किस तरह से है इंडिया में। देखिए, वुमेन स्पेशली जो पुअर होती हैं उनको काफ़ी ओवरलुक किया जाता है, उनके मेंटेनेंस लॉ जो हैं वो काफ़ी यहाँ पर कम होते हैं, और यहाँ पर जो वो काफ़ी डिपेंडेंस होती हैं अपने चिल्ड्रंस को लेकर के भी, जिसकी वजह से वो काफ़ी गरीबी का उनको सामना करना पड़ता है। गर्ल्स की जो मैरिड है वो काफ़ी अर्ली कर दी जाती है, और वो चिल्ड्रन उनको बेयर करने पड़ते हैं समय से पहले। तो इस स्टेट के वजह से क्या होता है, जो उनकी मेंटल हेल्थ है उस पर भी काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। ये एक रूट कॉज है हाई लेवल ऑफ चाइल्ड स्टंटिंग और वेस्टिंग का इंडिया के अंदर। देखिए, यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर जो मैरिज है वो काम नहीं करती है, जहाँ पर लड़कियों को और यंग वुमेन को एक्सट्रीम डिस्ट्रेस में छोड़ दिया जाता है क्योंकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है। अब जान लेते हैं इश्यूज जो कि रिलेटेड है एलिमनी और मेंटेनेंस से के बारे में इंडिया में, उसको जान लेते हैं। देखिए, मेंटेनेंस और एलिमनी जो है वो ओनली सोर्स है लाइवलीहुड का। अगर किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता है इसमें रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, तो ये डायरेक्ट अटैक होगा राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड डिग्निटी, जो कि आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी दी गई है। यहाँ पर डिस्क्रिमिनेटरी मेंटेनेंस और एलुमनी जो है वो री-इन्फोर्स करते हैं पैट्रियार्टिकल और स्टीरियोटाइप नोशन को, जो कि वुमेन के बारे में है हमारी सोसाइटी में। इसके अलावा वुमेन को यहाँ पर इक्वल राइट्स नहीं दिए जाते हैं। एलुमनी की बात अगर इंडिया में की जाए तो उसको लेकर के, जो कि वायलेट करती है राइट टू इक्वालिटी को, जो कि फंडामेंटल राइट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इसके अलावा वुमेन जो है कि वो काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी सोसाइटी में जो एटीट्यूड है वो पैट्रियार्कल है वुमेन्स के टूवर्ड्स। तो यहाँ पर क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है किस तरह से एलुमनी प्रोवाइड की जाए ताकि जो वुमेन है वो एक डिग्निफाइड लाइफ को जी सकें। यहाँ पर ज़्यादा गर्ल जो है जिनकी मैरिज मैंने पहले भी डिस्कस किया कि वो काफ़ी अर्ली एज में हो जाती है, तो अगर उनकी डाइवोर्स हो जाती है और उनको प्रॉपर एलुमनी नहीं दी जाती है तो वो किस प्रकार से अपनी लाइफ को आगे सर्वाइव कर सकेंगी। क्योंकि देखिए, अर्ली मैरिज होने से क्या होता है, उनकी एजुकेशन भी पूरी नहीं हो पाती है, और वो जब उनका डाइवोर्स होता है तो वो इस तरह से इंडिपेंडेंट नहीं हो पाती हैं कि वो अपने और अपने बच्चे के लिए कुछ कर सकें। इसके अलावा इंडिया में जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है वो काफ़ी लंबी होती है, काफ़ी खींची जाती है पैसे के दम पर। अगर
विमेन के पास अच्छे पैसे नहीं हो तो केस लड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो यहाँ पर इंटरिम मेंटेनेंस की काफ़ी ज़रूरत होती है। अभी हम आज़ादी के हमारे 70 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और हम एक सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हैं, तो यहाँ पर जो लॉ है मेंटेनेंस और एलिमनी से रिलेटेड वो कॉम्प्लेक्स नहीं होने चाहिए और ये बिल्कुल ही इक्वल, रैशनल और जस्ट होने चाहिए। यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेटरी ग्राउंड है मेंटेनेंस और एलिमनी का, वो एक वायलेटिव है आर्टिकल 14, 15, 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का। अगली न्यूज़ है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने मैंडेट किया है कि जितने भी डिस्कॉम्स हैं वो कंप्लाई करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 को, जिसको फॉर्मुलेट किया गया था ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के कंसल्टेशन के साथ। की हाइलाइट्स क्या है, यहाँ पर जितने भी डिस्कॉम हैं उनको गवर्न किया जाएगा अंडर वेरियस प्रोविजन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के अंतर्गत, जहाँ पर अपॉइंटमेंट ऑफ एनर्जी मैनेजर, एनर्जी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनर्जी लॉसेस जो कि कैटेगरी वाइज होती है, इसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एंड इफिशियंसी मीजर, तो इन सब को किया जाएगा जितने भी डिस्कॉम हैं उन सब के लिए। यहाँ पर जो डिस्कॉम्स हैं जिनकी एनुअल एनर्जी लॉसेस 1000 मेगा यूनिट के बराबर या उससे ज़्यादा थी, उनको कवर किया जाएगा एज डीसीज। इसके अलावा नोटिफिकेशन जो है जिसमें नंबर ऑफ डिस्कॉम को कवर किया जा रहा है अंडर दिस एक्ट, उसको इंक्रीज करके 44 से 102 किया जाएगा। ये डिसीजन जो है इसको फैसिलिटेट किया एनर्जी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग ने एज मैंडेटरी एक्टिविटी फॉर ऑल डिस्कॉम्स, जहाँ पर जो लॉसेज हैं उसको रिड्यूस किया जाएगा डिस्कॉम के, और जो डिस्कॉम की प्रॉफिटेबिलिटी है उसको इंक्रीज किया जाएगा। ये अमेंडमेंट जो है उसको एक्सपेक्ट किया गया है ताकि डिस्कॉम को हेल्प की जा सके जो परफॉर्मेंस पैरामीटर हैं उसको मॉनिटर करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी लाने की बात है डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में प्रोफेशनल यूनिट्स के प्रोफेशनल इनपुट्स के मदद से। इसके अलावा ये असिस्ट करेगी जो भी डेवलपिंग प्रोजेक्ट हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी लॉसेस को डिस्कॉम में रिड्यूस किया जा सके और इफेक्टिव सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट किया जा सके। ये अमेंडमेंट जो है इससे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये इम्प्रूव करेगी फाइनेंशियल स्टेट डिस्कॉम्स की। जो क्वार्टरली डेटा है इन डिस्कॉम्स के लिए उसको कलेक्ट किया जाएगा और मॉनिटर किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, और सजेस्ट किया जाएगा कि किस तरह के मीज़र लिए जाएं ताकि जो एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज़ किया जा सके और एनर्जी लॉस को कम किया जा सके। अब जान लेते हैं ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2002 में, जहाँ पर ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी की अगर बात की जाए तो वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है। इसको असिस्ट किया जाता है, ये असिस्ट करती है ताकि जो पॉलिसीज़ और स्ट्रैटेजीज़ हैं उनको डेवलप किया जाए, और इसकी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो होती है वो यहाँ पर एनर्जी की इंटेंसिटी को रिड्यूस करना होता है इंडियन इकोनॉमी के अंदर। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो है वो कोऑर्डिनेट करती है डेजिग्नेटेड कंज्यूमर्स के साथ, जहाँ पर डेजिग्नेटेड एजेंसी और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आइडेंटिफाई करती है जो भी एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं और उनको यूटिलाइज करती है, और यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी यहाँ पर आइडेंटिफाई और यूटिलाइज किया जाता है ताकि जो फंक्शन असाइन किए गए हैं उसको पूरा किया जा सके एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के अंदर। अगली न्यूज़ है हुनर हाट के बारे में। हुनर हाट को फिर से गवर्नमेंट ने यहाँ पर रीस्टार्ट किया 11 नवंबर 2020 के दिन, जो कि काफ़ी समय से कोरोना वायरस के वजह से यहाँ पर उसको स्टॉप कर दिया गया था, तो गवर्नमेंट ने इसको फिर से रीस्टार्ट किया है। अब जान लेते हैं हुनर हाट के बारे में। माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया हुनर हाट को दिल्ली हाट पीतमपुरा में। थीम जो थी इस बार की इस इवेंट की वो थी वोकल फॉर लोकल, जहाँ पर इंडिजीनियस और एग्जीक्यूटिव प्रोडक्ट जो थे इंडिजीनियस प्रोडक्ट को बनाया गया माटी से। इसके अलावा मेटल और मछिया जो कि वुडन और जूट प्रोडक्ट्स से बना होता है, तो ये इस बार जो थे वो मेजर अट्रैक्शन थे
इस हुनर हाट के अंदर ऑब्जेक्टिव क्या है इसकी? देखिए, हुनर हाट को ऑर्गेनाइज किया जाता है अक्रॉस द कंट्री बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा, जहां पर इनका मिशन होता है कि मार्केट प्रोवाइड की जाए और अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए जो भी मास्टर आर्टिशंस है और क्राफ्टमैन हैं उनको। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जो है वो वर्क करती है ताकि हुनर हब को इस्टेब्लिश किया जा सके पूरी कंट्री के अंदर में, और यहाँ पर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा सके मास्टर आर्टिशन और क्राफ्टमैन को, ताकि वो अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकें और अपने प्रोडक्ट की अहमियत को यहाँ पर शो कर सकें। तो ये थी आज की सारी न्यूज़। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।